सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 1923 के बाद दलितों की शिक्षा में क्या बदलाव आया। 1923 के बाद दलितों की क्या शिक्षा के मामले में क्या स्थिति थी और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस मामले में क्या यहाँ पर वक्तव्य दिया है, वो जानना बहुत जरूरी है। हम सभी इस बात से जानते हैं कि 1921 में इंटरमीडिएट एक्ट भी आया था और 1921-22 के बाद एक बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है। लेकिन सम्मानित साथियों, ये जानना जरूरी है कि आखिर दलितों की शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन आया या नहीं। ये आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी बिंदु को लेकर आज का संपूर्ण अम्बेडकर संदेश केंद्रित रहने वाला है। तो आइए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से बाबा साहब वक्तव्य देते हुए 1923 के बाद की दलितों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में अपना वक्तव्य, सुंदर वक्तव्य देते हैं। हम जानेंगे बाबा साहब के हूबहू वक्तव्य को और आज ही यानी कि ये दलितों की शिक्षा के मामले में जो बाबा साहब का विश्लेषण है वो आज अम्बेडकर संदेश में ये टॉपिक आज ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष के साथ आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, और पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 131 से 134 तक। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर अर्थात BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में आज का अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि सुधार कानून 1921 से लागू हुआ, शिक्षा को एक मंत्री के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि 1921 में क्या हुआ, एक मंत्री के अधीन शिक्षा को हस्तांतरित कर दिया गया और स्वाभाविक रूप से उससे तीव्र विकास की अपेक्षा की गई। लेकिन दलित जातियों को इसमें संदेह था कि शिक्षा के विषय को मंत्रियों के हाथ में देने से उन्हें कोई लाभ होगा भी। इस मामले में वे नौकरशाही के हाथों काफ़ी कष्ट उठा चुके थे। पहले चरण में तो नौकरशाहों ने शिक्षा का उन्हें लाभ उठाने ही नहीं दिया। दूसरे चरण में नौकरशाही ने उन्हें शिक्षा प्रदान करने में कोई सहायता नहीं की। इसके साथ ही नौकरशाही इस सिद्धांत को नकारने में अति कुशल थी कि पिछड़ी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार है। पिछड़ी जातियां इतनी कुशल नहीं थी कि नौकरशाही का स्थान लेने के लिए संघर्षरत भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग से उसी कुशलता से अपने अधिकार का आग्रह कर सके। क्योंकि भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की जड़ें उस अतीत में जमी हुई थी जिसमें पिछड़े वर्ग को कोई मान्य अधिकार नहीं थे। अतः पिछड़े वर्ग को आशंका थी कि वर्तमान में भी अतीत को पुनर्जीवित कर दिया जाए। दुर्भाग्य से उनकी आशंकाएं सही साबित हुई और ये कहना सही हो सकता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में इन सुधारों के अधीन पिछड़ी जातियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। मौजूदा हालात में एक अति कटु टिप्पणी लग सकती है, लेकिन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बम्बई प्रेसिडेंसी अधिनियम संख्या 4 1923 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थिति पैदा कर दी उसे किसी अन्य प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम एक अति महत्वपूर्ण दृष्टि से पाखंड है। यह प्रणाली पहले की ही भांति स्वैच्छिक है और सदा ही वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि न तो उसे अनिवार्य बनाने के लिए कोई दायित्व डाला गया है और न ही उस दायित्व की पूर्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक तंत्र में अति अनाप शनाप परिवर्तन कर दिए। अभी तक तो प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण तथा प्रबंधन प्रांतीय सरकार को सौंपा गया था और प्राथमिक शिक्षा के लिए सारा खर्च प्रांतीय राजस्व से मिलता था, सिवाय स्थानीय बोर्डों के उस छोटे से अनुदान के जो कतिपय सुस्पष्ट स्रोतों से उनके राजस्व का 1/3 हिस्सा होता था। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के अधीन स्थिति उलट गई। अब स्कूलों का नियंत्रण और प्रबंधन जिला स्कूल बोर्डों को सौंप दिया गया है, जो स्थानीय जिला बोर्डों की समितियां हैं, और बजाय इसके कि स्थानीय बोर्ड प्रांतीय सरकार को अनुदान राशि दे, उल्टे प्रांतीय सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जिला स्कूल बोर्डों को अनुदान दे। उतनी निरंकुश भावना से ये परिवर्तन किया गया है कि अधिनियम इन स्कूल बोर्डों को अपना निजी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है। ऐसा विशेषाधिकार तो बम्बई नगर पालिका जैसे उन्नत निगम को भी नहीं दिया गया है। बस आगे लिखते हैं कि सभा का विचार है, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात बाबा साहब करते हैं। सभा का विचार है कि यह परिवर्तन बहुत क्रांतिकारी है और निश्चय ही ये प्रेसिडेंसी के सर्वोत्तम हित
विशेषता पिछड़ी जातियों के हित के प्रतिकूल होगा। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा की महती आवश्यकता को जनता के सभी वर्गों ने नहीं समझा है। आम धारणा यह है कि शिक्षा से सरोकार केवल ब्राह्मणों का ही है। केवल चंद लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रसार की राजनीति अपनाई है। स्कूल बोर्ड में तो ऐसे अनेक अनभिज्ञ ग्रामीण होंगे जो इस परंपरा में पले हों कि शिक्षा से तो केवल ब्राह्मणों का ही वास्ता है, अतः वे तो उसके प्रति उदासीन ही रहेंगे और उसे अनिवार्य बनाए जाने का विरोध ही करेंगे। यदि शिक्षा का कुशलता से संचालन करना है तो उसे कुछ समय के लिए विधान परिषद के सीधे नियंत्रण में प्रांतीय सरकार के पास ही रहने दिया जाए। वहाँ कुछ ऐसे राजनेता होंगे जो शिक्षा की आवश्यकता को समझते होंगे, अतः शिक्षा का काम शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल बोर्डों को सौंप देने का अर्थ होगा कि उसे विश्वास पात्र क्षेत्रों से छीनकर अयोग्य हाथों में सौंप दिया गया है। यदि हस्तांतरण सामान्य रूप से शिक्षा की प्रगति में बाधक है तो यह दलितों के लिए तो विशेष रूप से हानिकारक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भले ही इस बात में कुछ संदेह हो सकते हैं कि आम आदमी शिक्षा में विश्वास रखता है या नहीं, परंतु एक बात निश्चित है कि वह पिछड़े वर्गों को शिक्षित बनाने में विश्वास नहीं रखता। छोटी जातियों को प्राथमिक शिक्षा दिए जाने के बारे में ऊंची जातियों का जो रवैया है उसके विषय में हंटर आयोग ने कहा है, अनेक गवाहों ने बयान दिया है कि छोटी जातियों के बालकों को स्कूलों में दाखिला दिए जाने का स्पष्ट विरोध किया गया है। मद्रास के गवाह ने उस मामले का उल्लेख किया है जिसका संबंध कालीकट में प्राचीन दास जाति चेरुमाओं के लिए खोले जा रहे स्कूल से था, परंतु नायर और तिया स्कूल के रास्ते में ही लड़कों के हाथों से उनकी पुस्तकें छीन लिया करते थे। इस विषय पर विचार विमर्श के दौरान हमें बताया गया कि मध्य प्रांत और बंबई के कुछ भागों में ग्रामीण समुदाय ने छोटी जातियों की शिक्षा पर विशेष आपत्तियां इस आधार पर उठाई हैं कि शिक्षा से उनका जीवन उन्नत हो जाएगा और उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि वे अपने वर्तमान दास्ता भरे जीवन से मुक्ति पाने का साहस प्रयास करें। बंबई के जन शिक्षा निदेशक ने अपनी 1896-97 की रिपोर्ट में एक मामले का उल्लेख किया है जिसमें कैरा जिले के स्थानीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की अपेक्षा कि छोटी जातियों के छात्रों को स्कूल में दाखिला दिया जाए। इसका फल ये हुआ कि 5-6 बड़े बड़े स्कूल वर्षों तक बंद पड़े रहे और एक गांव में तो छोटी जातियों के लोगों की झोपड़ियां और फसलें जला दी गईं और 2 वर्षों तक के लिए उस गांव पर भारी जुर्माना ठोक दिया गया। जब ग्रामीण समुदायों का ऐसा व्यवहार हो तो कैसे आशा की जा सकती है कि ऐसे स्कूल बोर्ड जिसमें अधिकांश ग्रामीण समुदायों के लोग होंगे कैसे दलित जातियों की शिक्षा के मामले में अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करेंगे। शिक्षा का नियंत्रण स्कूल बोर्डों के हाथों में देने से वही स्थिति होगी जैसे अभियोक्ता को शासक बना दिया जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछड़ी जातियों ने स्कूल बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण दिए जाने की निंदा करने वाले संकल्प पारित किए हैं। यदि दलित जातियों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त संख्या में बोर्डों में रखा जाता तो कुछ राहत मिलती, पर ऐसी बात नहीं है। दलित जातियों को काउंसिल से लेकर स्थानीय बोर्डों तक के स्वशासी निकायों में प्रतिनिधित्व देने की योजना सरकार ने उस अभिभावक की तर्ज पर बनाई है जो नहीं चाहता कि उसके संग्रहालय में हर प्रजाति का एक से अधिक नमूना हो। सरकार स्थानीय जिला बोर्ड में दलित जातियों का एक ही प्रतिनिधि मनोनीत करती है। ध्यान देने वाली बात है, मात्र एक प्रतिनिधि दलित जाति से होता है, जबकि लिखा है कुल सदस्य 40 के करीब होते हैं। मेरे साथियों, आप समझ सकते हैं, कुल सदस्य 40 होते हैं स्कूल बोर्ड में और उसमें मात्र एक व्यक्ति को दलित जाति का रखे जाने की बात कही गई है। आप सोचिए, एक तरफ 39 लोग, एक तरफ 1 लोग, तो उसकी कैसे वहां पर बात बन पाएगी। ये बात बाबा साहब कहना चाहते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जबकि कुल सदस्य 40 के करीब होते हैं और स्कूल बोर्डों से कहा गया है कि वे दलित जाति के एक सदस्य को संयोजित करते हुए संयोजन करें। संयोजन के सिद्धांत में सदा गलत व्यक्ति के संयोजन का खतरा रहता है। हाल ही में स्कूल बोर्ड के चुनावों में पूर्वी खानदेश के दलित वर्गों को इस खतरे का सामना करना पड़ा है, लेकिन यदि सही व्यक्ति को संयोजित कर लिया जाता है तो 15 सदस्यों की विरोधी टोली में जो स्कूल बोर्ड की अधिकतम संख्या है, एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। भाषा कहते हैं, यदि सरकार दलित जातियों के बीच शिक्षा का प्रसार सच्चे मन से करना चाहती है तो उसे कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरकार को करने ही चाहिए।
बाबा साहब बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव देते मेरे साथियों। उस समय दलितों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर 1923 के आसपास जो विशेष प्रयास किया गया 1921 के आसपास, उस विशेष प्रयास को बाबा साहब ये चाहते हैं कि सच्चे मन से प्रयास करे सरकार, और सच्चे मन से सरकार को नसीहत देते हैं बाबा साहब कि अगर वास्तव में सरकार सच्चे मन से दलितों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना चाहती है तो सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सभा का अपना विश्वास है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अपना विश्वास है कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए और उन्हें क्रमवार प्रस्तुत करना चाहती है। मेरे साथियों, चार बिंदु क्रांतिकारी कदम है जो यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से सरकार को जारी किया गया। पहला, जब तक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को रद्द नहीं किया जाता और स्कूल बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा का हस्तांतरण बंद नहीं किया जाता, तब तक सभा को आशंका है कि दलित वर्गों की शिक्षा के हित को भारी आघात लगता रहेगा। दूसरा यहाँ पर सुझाव है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का, जब तक प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को बाध्यकारी नहीं बनाया जाता और जब तक प्राथमिक स्कूलों में दाखिले के नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जाता, तब तक पिछड़ी जातियों की शैक्षिक प्रगति के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। बाबा साहब चाहते थे कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए और साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों में दाखिला का जो नियम है वो कठोरता से पालन किया जाए। ऐसा ना हो कि जात के आधार पर किसी को वंचित कर दिया जाए। बाबा साहब नहीं चाहते थे पेरेंट्स को लेकर, अभिभावकों को लेकर कठोर नियम लागू किए जाएं ताकि अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन प्राथमिक स्कूल में जरूर कराए। ये बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब आगे कहते हैं, जब तक हंटर आयोग द्वारा मुसलमानों की शिक्षा के बारे में की गई सिफारिशों को, जो हमने पिछले अम्बेडकर संदेश में 17 सिफारिशों की बात की थी मेरे साथियों, उसी बात को बाबा साहब कहते हैं को दलित जातियों की शैक्षिक प्रगति के लिए भी लागू नहीं किया जाता, तब तक उनकी प्रगति अधूरी ही रहेगी। जिस तरह से मुसलमानों के लिए 17 सिफारिशें हंटर आयोग ने लागू की, हंटर कमीशन ने, ठीक उसी तरह से दलितों के लिए भी उसी तरह की सिफारिशें लागू की जानी चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जब तक दलित जातियों को सरकारी नौकरियों में नहीं लिया जाता, तब तक उनका शिक्षा के प्रति अनुराग नहीं बढ़ेगा। मेरे साथियों, बहुत क्रांतिकारी बात यहाँ पर कही है बाबा साहब ने। जब हमारे समाज के बीच में, गांव समाज में कोई व्यक्ति सक्सेस होता है, सफल होता है, तो ऊर्जा का संचार पूरे गांव के सभी बच्चों के अंदर हो जाता है कि यदि वो व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। इस तरह का विचारधारा बहती है और शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि सभा प्रेसिडेंसी में सुधारों के अनुसार दलित जातियों की शिक्षा के संबंध में ये टिप्पणियां करते हुए भूलना नहीं चाहती कि दलित जातियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इतनी समस्याएं बताने के बावजूद बाबा साहब ने उन अच्छाइयों को बताना नहीं भूले जो यहाँ पर की गई हैं। प्रेसिडेंसी के द्वारा जो सुधार किया गया है शिक्षा के लिए, दलितों के लिए क्या क्या किया गया वो भी यहाँ पर बता देते हैं। दलित जातियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान में जिनके अनुसार कुछ छात्रावास खोले गए हैं, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी गई हैं, परंतु सभा ये कहना चाहती है कि जब तक प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तब तक दलित जातियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान करना व्यर्थ होगा। साथ ही ये भी भरोसा नहीं है कि ये रियायतें जारी भी रहेंगी। जो आज हॉस्टल खोले गए हैं, छात्रवृत्तियां मिल रही हैं दलित जातियों के बच्चों को, वो रहेंगी या नहीं रहेगी इस बात का भरोसा नहीं है। और साथ ही साथ बाबा साहब बहुत विश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि अगर वास्तव में, चूंकि छात्रवृत्तियां आप उच्च शिक्षा में दे रहे हैं, छात्रावास बचत कब आएगा? जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। तो पहले तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इस बात को बाबा साहब बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं मेरे साथियों। बाबा साहब आगे कहते हैं कि दूसरी ओर वे शिक्षा के प्रभारी मंत्री की विशेष नीति पर और विधायी परिषद में दलित जातियों की मतदान क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ये दोनों अस्थिर आधार हैं और उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के बाबा साहब के विचार मेरे साथियों, दलितों की शिक्षा 1923 के आसपास किस तरह से किस करवट ले रही थी, ये आपने आज के अम्बेडकर संदेश में देखा है। यानी कि 1923 तक बहुत ज्यादा प्रशंसनीय, सराहनीय शिक्षा के स्तर दलितों का नहीं था मेरे साथियों। 2025 इस समय चल रहा है, 100 साल, अभी 100 साल ही तो बीते हैं मेरे साथियों, 100 साल बीते हैं और 100 साल में आप अपना इतिहास भूल जाएंगे, ये उचित नहीं है। अपने इतिहास को जानने के लिए आप अम्बेडकर संदेश नियमित सुनते हैं। अंत तक जिन साथियों ने अम्बेडकर संदेश को सुना है, मैं आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि जब हम पूरा अम्बेडकर संदेश सुनते हैं, सारांश हमें तभी मिल पाता है।
आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहिष्कृत हितग्राही सभा को संबोधित करते हुए वक्तव्य देते हुए बाबा साहब सरकार को एक वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं और उसमें ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, बाबा साहब ने स्वयं अपने स्पीच में बताया है कि स्थानीय दलित बोर्डों में कुल 40 सदस्य हुआ करते थे। कुल 40 सदस्य होते थे, लेकिन उन कुल 40 सदस्यों में दलित वर्ग के कितने सदस्य होते थे, आपको ये बताना है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले एक बार पुनः हम निवेदन जरूर करेंगे आपसे कि इस वीडियो को, इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिए मेरे साथियों। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।